हाय गाइस, आज हम सॉलिड स्टेट में डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी कितनी होती है या किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की हम डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, या उसी को हम बोलते हैं घनीय क्रिस्टल का घनत्व। किसी भी क्रिस्टल का अगर हमें घनत्व पता करना है या किसी भी क्रिस्टल का अगर हमें घनत्व निकालना है तो घनत्व बराबर हमको पता है क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब हमें उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए, आयतन पता होना चाहिए। फिर द्रव्यमान और आयतन अगर हमें पता है फिर हम उस क्यूबिक क्रिस्टल के घनत्व के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप जानते हैं घनत्व को किसी किसी राइटर की बुक में डी या किसी किसी राइटर की बुक में रो से भी रिप्रेजेंट किया गया होगा, इसलिए यहाँ पर हम डी या रो का यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकालना है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एकक कोष्ठिका का घनत्व पता करना होगा। जिसका हमें डेंसिटी निकालना है उस कोष्ठिका का हमको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, उसका द्रव्यमान और उसका आयतन। वही चीज़ है, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। फिर हम जानते हैं एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान होता है, अगर किसी भी एकक कोष्ठिका का आपको द्रव्यमान बताना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उस एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं, उन परमाणुओं की संख्या पता हो और एक परमाणु का द्रव्यमान पता हो। बात को समझिएगा, अगर आपको एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बताना है तो एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं उनकी संख्या पता लग जाए और एक परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है वो पता लग जाए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकक कोष्ठिका को क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है वो परमाणुओं की संख्या, एक परमाणु का द्रव्यमान, उसमें कितने परमाणु हैं उनकी आपको संख्या पता लग जाए, नंबर पता लग जाए और एक परमाणु का आपका द्रव्यमान पता चल जाए। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप अब यहाँ पे आपको एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, उसका मोलर द्रव्यमान आपको पता हो, एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, उस परमाणु का मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कहने का मतलब वही जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है। तो आपको मोलर द्रव्यमान और अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देना है, आपको क्या पता चल जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान। और एकक कोष्ठिका जो आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, ए क्यूब। ए क्यूब कहने का मतलब घनत्व बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घनत्व में क्या होता है, आयतन में क्या होता है, आयतन में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। और किसी भी घन में क्या होता है, किसी भी घन के क्रिस्टल में क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे उस घनत्व का कितनी लंबाई है, वाई एक्सिस पे घन की क्या लंबाई है और जेड एक्सिस पे घन की क्या लंबाई है। तो कहने का मतलब उस घन की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो तीनों यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है क्या होगा, सेम होगा। क्यूबिक क्रिस्टल है तो सेम ही होगा। अगर सेम है, लंबाई भी उतनी है, चौड़ाई भी उतनी है, ऊंचाई भी इतनी है, तो हम उसको क्या मान ले रहे हैं, ए। तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। तो आयतन बराबर हो जाएगा ए क्यूब। अब यहाँ पे आप रो बराबर जानते हैं एम अपॉन ए क्यूब होता है, एम अपॉन वी, वी मतलब ए क्यूब मतलब एम अपॉन ए क्यूब। एम बराबर आप जानते हैं मोलर द्रव्यमान अवोगाद्रो संख्या, और आप जानते हैं कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान मतलब एम बराबर एक परमाणुओं की संख्या मतलब जेड, परमाणुओं की संख्या मतलब जेड, परमाणुओं की संख्या मतलब क्या, जेड। और एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब, एक परमाणु के द्रव्यमान का क्या मतलब है, एक परमाणु के द्रव्यमान का मतलब है यहाँ पर
मोलर द्रव्यमान बटे अवगाद्रो संख्या। तो मोलर द्रव्यमान कितना है m, अवगाद्रो संख्या कहने का मतलब वही m/n है। यहाँ n क्या अवगाद्रो संख्या, m/n है, m/n है। और a क्यूब क्या है, a क्यूब यहाँ पे है ही। तो ये कहने का मतलब अगर हमको डेंसिटी निकालना है क्यूबिक क्रिस्टल का, अगर हमको उसका घनत्व निकालना है तो घनत्व को d से या रो से रिप्रेजेंट करेंगे। हमको क्या पता होना चाहिए, जहाँ z क्या है परमाणु की संख्या, a क्या है कोर की लंबाई, वही घन के कोर की लंबाई, m क्या है मोलर द्रव्यमान, n क्या है अवगाद्रो संख्या है। इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। कहने का मतलब किसी भी क्रिस्टल का अगर आपको घनत्व निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, तो आपको इस फार्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं, जहां डेंसिटी बराबर होता है z इंटू m/n इंटू a क्यूब। जहाँ z क्या है परमाणु की संख्या, m क्या है मोलर द्रव्यमान, n क्या है अवगाद्रो नंबर और a क्या है कोर की लंबाई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल दोष, कहने का मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वाला हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या है, क्रिस्टल दोष, कहने का मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट। देखिएगा क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है। क्रिस्टल दोष कहने का क्या मतलब है, दोष मतलब क्या होता है कमी। कहने का मतलब किसी भी क्रिस्टल में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे क्रिस्टल दोष। कहने का मतलब क्या है, किसी भी क्रिस्टल की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, मतलब उसकी रेगुलर व्यवस्था में क्या हो जाए परिवर्तन हो जाए। जो क्रिस्टल के एटम या आयन कार्नर पर मतलब कोनों पर, फलक के केंद्र पर, घन के केंद्र पर, जहाँ पर भी व्यवस्थित हों उनमें क्या आ जाए परिवर्तन आ जाए, कुछ चेंजिंग आ जाए क्रिस्टल में। या तो क्रिस्टल से एटम बाहर निकल जाए या एक नया एटम क्रिस्टल के अंदर चला जाए, मतलब उस क्रिस्टल में कोई ना कोई कमी आ जाए, उसी को बोलेंगे क्रिस्टल दोष। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप मिल्क लिए हो, सपोज करिए कैसे दोष की बात है, मिल्क, अगर आप मिल्क में पानी को ऐड कर दो तो क्या मिल्क शुद्ध रहेगा, नहीं रहेगा, इम्प्योर वो मिल्क कहलाएगा। इम्प्योर मतलब शुद्ध दूध नहीं है, हाँ पीने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है वाटर के मिलने से, लेकिन दूध हमारा क्या हो गया डिफेक्ट हो गया, उसमें क्या आ गई कमी आ गई। उसमें क्या कमी आई कि वो क्या हो गया शुद्ध था अब शुद्ध नहीं रह गया है। जैसे पानी में आप नमक को मिला दो, चीनी को मिला दे, नमक को मिलाओ तब भी पीने लायक रहेगा, अगर आप चीनी को मिला दोगे तब भी पीने लायक है, लेकिन क्या पानी हमारा शुद्ध है, नहीं, उसमें कमी आ गई, उसमें डिफेक्ट आ गया, कुछ गड़बड़ी हो गई। कहने का मतलब क्या है, गड़बड़ी पॉजिटिव वे निगेटिव वे दोनों में हो सकती है। गड़बड़ी के बाद उसका यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो क्रिस्टल दोष में क्या होता है कि ऐसे ही क्रिस्टल में भी डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, उसमें भी क्या आ जाती है कमी आ जाती है। कमी कैसे आएगी, उस क्रिस्टल से एटम या तो बाहर निकल जाए या बाहर का एटम अंदर चला आए, या अंदर का एटम अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। जैसे आप अपने घर में पूरी व्यवस्था किए हैं, बेड यहाँ पे रहेगा, कूलर यहाँ पे रखना है, या मोबाइल यहाँ पे हम सोते वक्त रखते हैं, सारी चीज़ें बुकें यहाँ पे रखेंगे, अरेंजमेंट आपने किया है। अब उस अरेंजमेंट को कोई क्या कर दे, बिगाड़ दे, कोई आए अरेंजमेंट को इधर से उधर कर दे, इसका मतलब क्या वहाँ पे क्या हो गया, आपके अनुसार वहाँ डिफेक्ट हो गया, कमी आ गई है उसी रूम में सारी चीज़ें, लेकिन उसके चेंजिंग स्थान में परिवर्तन हो गया, मतलब क्या हो गया डिफेक्ट हो गया, दोष हो गया। वैसे ही क्रिस्टल में भी कई प्रकार की कमियां आ सकती हैं। एटम बाहर निकल सकता है क्रिस्टल से, कोई नया एटम अंदर जा सकता है, या अंदर का ही एटम अपने स्थान को चेंज कर देगा, तो उसमें क्या आ जाएगा डिफेक्ट आ जाएगा।
मतलब क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। और दोष का मतलब ही होता है किसी नियमित व्यवस्था में परिवर्तन का होना। दोष का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन का होना। जो इसकी रेगुलर व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था, उसमें क्या आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। दैट इज क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट हमें दो प्रकार से पढ़ना है। पहला हमारा होता है स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब स्टाइचियोमेट्रिक दोष। स्टाइचियोमेट्रिक दोष पढ़ना है। दूसरा होता है नॉन स्टाइचियोमेट्रिक दोष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइचियोमेट्रिक दोष की, फिर हम बात करेंगे नॉन स्टाइचियोमेट्रिक दोष के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टाइचियोमेट्रिक दोष क्या होता है। स्टाइचियोमेट्रिक दोष में क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट तो होगा, कमी तो आएगी, लेकिन क्रिस्टल के अंदर कमी आने के बाद भी क्या होगा, उसके धनात्मक और ऋणात्मक, जो उसके क्रिस्टल में धनात्मक, पूरे क्रिस्टल का जो पॉजिटिव या नेगेटिव का नेचर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या है कहने का, इस प्रकार के क्रिस्टल दोष में परमाणुओं की कुल धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्रिस्टल में दोष होने के बाद भी उसमें के परमाणुओं, मतलब धनात्मक परमाणुओं की संख्या और ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है। मतलब धनात्मक परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या। कहने का मतलब उसके में दोष उत्पन्न होने के बाद भी उनके धनात्मक और ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्रिस्टल के अंदर दोष तो होगा, लेकिन दोष होने के बाद भी उसके पॉजिटिव आयनों की संख्या या पॉजिटिव परमाणुओं की संख्या नेगेटिव परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम बोल सकते हैं उसके A+ परमाणुओं की संख्या, मतलब उनके देखिए भैया A+ परमाणुओं की संख्या B+ परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, B- परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर A+ परमाणु की संख्या B- परमाणु की संख्या के बराबर होगा। दैट इज हमारा क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन होगा। क्रिस्टल कैसा होगा, उदासीन होगा। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पे A+ आयनों की संख्या B- के आयनों की संख्या के भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब परमाणु की संख्या तो बराबर होती है A+ और B-, साथ ही साथ जितने वहाँ पे पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही वहाँ पे नेगेटिव आयन होते हैं। कैपिटल A यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है परमाणु को, स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहा है उनके आयनों की। तो यहाँ पर धनात्मक परमाणु की संख्या ऋणात्मक परमाणु की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, स्टाइचियोमेट्रिक दोष बोलते हैं। और यहाँ पे संपूर्ण क्रिस्टल हमारा कैसा रहता है, उदासीन रहता है। और नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें धनात्मक परमाणुओं की संख्या इज नॉट इक्वल टू ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या। कहने का मतलब है यहाँ धनात्मक परमाणुओं की संख्या ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता है। मतलब
A+ परमाणु की संख्या इज नॉट इक्वल टू B- परमाणुओं की संख्या। मतलब A+ परमाणु की संख्या B- परमाणु की संख्या के बराबर नहीं रहती है। लेकिन संपूर्ण क्रिस्टल कैसा रहता है? उदासीन रहता है। अब अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल उदासीन है तो क्या होगा? इसका मतलब है A+ आयन की संख्या B- आयन की संख्या के क्या होगा? बराबर होगा। परमाणु तो बराबर नहीं होंगे कि A परमाणु की संख्या B परमाणु की संख्या के बराबर हो, लेकिन उनके आयनों की संख्या के क्या होगा? बराबर होगा। अब ये कैसे होगा? सपोज करिए हमारा 10 क्या है? पॉजिटिव एटम है, 10 ही हमारा क्या है? नेगेटिव एटम है। तो ये जो हमारे 10 पॉजिटिव और नेगेटिव एटम है, अगर यही हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव एटम में एक नेगेटिव एटम वहाँ से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, तो क्या इनके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर रहेगी? नहीं रहेगी। उनके आयन क्या आपस में बराबर रहेंगे? नहीं रहेंगे। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? 10 A का 10 एटम हो जाएगा और B का 9 एटम हो जाएगा। क्या एटम बराबर है? नहीं बराबर है। लेकिन अगर इनके आयनों की संख्या बराबर करनी है, मतलब जितना प्लस आयन है उतना माइनस आयन हो। मान लीजिए हम बाहर से क्या लेके आए? एक इलेक्ट्रॉन को लेके आए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो जितना यहाँ मतलब 10 माइनस वाला पार्ट यहाँ हो जाएगा और बराबर 10 प्लस वाला पार्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ एक बात समझिएगा, यहाँ पे आयन की बात कर रहे हैं, जितना पॉजिटिव आयन है उतना ही नेगेटिव आयन हो जाएगा, लेकिन उनके पॉजिटिव परमाणुओं की संख्या नेगेटिव परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगा। आयन तो बराबर होंगे लेकिन परमाणु बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो एक ऋणायन वाला परमाणु बाहर निकला था उसके प्लेस पे क्या आया है? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी व्यवस्था में आकर क्या हो गया? सेट हो गया है। उसके स्थान को क्या कर लिया है? ऑक्युपाई कर लिया है, जिसके कारण उनके आयनों की संख्या तो बराबर है लेकिन उनके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के देश को क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष। मतलब स्टोइचियोमेट्रिक जो दोष होता है उसमें धनात्मक परमाणुओं की संख्या ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, लेकिन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक दोष में धनात्मक परमाणुओं की संख्या ऋणात्मक परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, जबकि धनात्मक आयनों की संख्या ऋणात्मक आयनों की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर उनके आयनों की संख्या को क्या कर देता है? संतुलित कर देता है और संपूर्ण क्रिस्टल कैसा बना रहता है? उदासीन बना रहता है। इसके आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉटकी दोष एंड फ्रैंकल दोष के बारे में।